ये स्पष्ट था कि जायन की सुनहरी रोशनी धूसर धागों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। तेज हवा के झोंके के साथ 3 छोटी सुनहरी तलवारें लाशों के पेट से होकर भेद गईं। लगभग उसी क्षण घोस्टफाइन थ्रेड्स जायन के सामने पहुंच गए और उस पर प्रहार करने वाले थे। हालांकि जायन ने एक चीख निकाली और उसके चारों ओर अचानक 7 रंगों की रोशनी का एक छल्ला प्रकट हो गया। जब धागों ने इसे छुआ तो वे दुनिया से संपर्क विच्छिन्न हो गए। जब काले वस्त्र पहने महिला ने इस 7 रंगीन प्रकाश को देखा तो वह दंग रह गई। जायन ने फिर भावशून्य भाव से दूरी में 3 सूखी लाशों की ओर इशारा किया। छोटी तलवारों से बिजली के 3 बोल्ट निकले, जिसके बाद गरज की तेज आवाजें सुनाई दी, जिनमें से प्रत्येक ने 3 लाशों को बिजली के जाल में ढांप दिया। लाशों के भी कराहने का मौका न मिलते बिजली ने उन्हें काली धूल के बादलों में बदल दिया। धूल के बादलों को फाड़ते रहे और उन्हें फिर से मिलने से रोका, लेकिन ऐसा लगता था कि डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग के सामने भी लाशें अमर थीं। जायन ने ये देखकर त्योरी चढ़ा ली। काले वस्त्र पहने महिला ने उन्हें नियंत्रित करते देखकर खुशी महसूस की और खुश होकर अपनी प्रकाश बैरियर को हटा दिया। वह उड़कर आए और प्रस्ताव दिया, इन परिष्कृत लाशों ने अपने शरीर के साथ बेलफुल कॉप्स चीक को मिला लिया है। मुझे डर है कि हम उन्हें मार नहीं पाएंगे। हमें अभी के लिए उन्हें सील करने के लिए प्रतिबंधों रिस्ट्रिक्शंस का उपयोग करना होगा। ऐसी मेहनत बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अज्ञात है कि इन भूतों के पास क्या अजीब क्षमताएं हैं। सामान्य प्रतिबंध शायद उन्हें सील न कर पाएं। इसके बजाय आइए उन्हें खत्म कर दें। काले वस्त्र पहने महिला ने एक अजीब भाव पहना, और इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसका मतलब क्या है, जायन ने अपने भंडारण थैले को थपथपाया और काली रोशनी की एक धारा उड़ गई। उसके चारों ओर एक बार घूमकर खुद को एक छोटा बंदर वीपिंग सोल बीस्ट के रूप में प्रकट किया। ये लाश क्यूई की गंध से जाग गया था और तुरंत उत्साह में झूम उठा। इसने बिना किसी आदेश के अपनी बड़ी नाक से एक सांस ली, एक धुंधली रोशनी छोड़ी जिसने बिजली के जाल के भीतर से धूल के बादलों को आसानी से अवशोषित कर लिया और उसे अपने मुंह में ले गई। कुछ उत्सुक घूंटों के बाद इसने संतुष्टि और खुशी के साथ अपने हाथ अपने पेट पर रख लिए। काले वस्त्र पहने महिला इन घटनाओं को देखकर दंग रह गई। इस दुनिया में केवल कुछ स्पिरिट बीस्ट्स थे जो भूतों को निगलने में सक्षम थे, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि एक छोटा बंदर इतनी शक्तिशाली भूतों का सेवन करने में सक्षम हो। स्मरण में आने वाली सबसे करीबी चीज जेड आइडेप थी, लेकिन इसकी उपस्थिति बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जब काले वस्त्र पहने महिला सोच में डूबी थी, जायन को ये जानकर राहत मिली कि 3 सूखी लाशों को अवशोषित करने से वीपिंग सोल बीस्ट पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन बीस्ट को तुरंत वापस बुलाने के बजाय उसने इशारा किया, जिससे ये तुरंत आज्ञाकारी होकर उसके कंधे पर कूद गया। जायन ने काले वस्त्र पहने महिला की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। शायद भाई फू ने पहले ही अम्ब्रायिन हॉज को पकड़ लिया हो। बंदर के प्रति अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए वह मुस्कुराई। सबसे अधिक संभावना है वह कॉप्स वुल्फ पहले ही आपके द्वारा घायल हो चुका है और वह दूर भाग नहीं सकेगा। जायन ने भी मुस्कुराहट लौटाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा और प्रत्येक ने अपने हाथों में एक गठन फॉर्मेशन प्लेट बुला ली। जायन ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा, साथी युआन का निशान गायब हो गया है। साथी चांग, क्या आप जानती हैं कि क्या हो रहा है? साथी युआन पर मेरा निशान भी गायब हो गया है। अलग होने के बाद इतनी कम समय में कुछ ऐसा कैसे हो सकता है? काले वस्त्र पहने महिला ने अविश्वास से कहा, मुझे निश्चित नहीं है। जायन ने जवाब दिया, ये संभव है कि अन्य लोगों को किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा हो, या साथी युआन लापरवाह था और किसी प्रतिबंध में फंस गया। उस मामले में हमें जल्दी करनी होगी। उनके निशान उन्हें पास में ही दिखा रहे हैं, काले वस्त्र पहने महिला ने चिंता के निशान के साथ कहा। जायन ने उदासीनता से सिर हिलाया और दोनों रोशनी की धाराओं में चल पड़े। ... लगभग 5 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद उन्हें अयस्क के कचरे के ढेर से भरा एक बड़ा विशाल क्षेत्र मिला। फिर दोनों ने अपनी गति धीमी कर दी और क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच की। 300 मीटर आगे बढ़ने के बाद ढेर गायब हो गए और एक बड़े कमरे में खुल गए। इस स्थान पर एक विशाल जादुई गठन स्पेल फॉर्मेशन था जो इसे लगभग पूरी तरह से ढांपे हुए था, और केंद्र में एक विशाल बांस का पेड़ उग रहा था जो गुफा की छत तक पहुंच रहा था। वहां असमान रूप से रखे गए दर्जन भर विशाल पत्थर के स्तंभ भी थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक पिच काली सूखी लाश जंजीर से बंधी थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जायन ने पहले देखी थी। लेकिन जिस चीज ने जायन को सबसे ज्यादा झटका दिया वह बांस के पेड़ के पास हरे बालों से ढका एक आकृति थी। वह वहां बैठा था और एक धड़ रहित शरीर को खाने में डूबा हुआ था। उसके कपड़ों से कोई संदेह नहीं था कि वह खेतीबाड़ी युआन की लाश थी। राक्षस के पास एक विशाल आकृति थी, वही कॉप्स वुल्फ जिससे वे पहले लड़े थे। भेड़िया अपने पंजे के नीचे कुछ चबा रहा था, खेतीबाड़ी युआन का विशाल कछुआ।
इसमें कोई आभा नहीं थी जो इसकी मृत्यु को स्पष्ट रूप से इंगित करती थी। अम्ब्रा यिनहॉस के रूप में यह अभी भी कॉप्स वुल्फ के सिर के ऊपर बैठा था, बेजान। काले वस्त्र पहने महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर आतंक से चिल्लाई, सीनियर मार्शल ब्रदरफू। जायन ने उसकी नजरों का पालन किया और उसने दो आकृतियों को हवा में तैरते हुए देखा जो धूसर धागों से बने ककून्स में लिपटी हुई थीं। ये स्पष्ट रूप से वे घोस्टफाइन थ्रेड्स थे जो उन्होंने पहले देखे थे। हालांकि धागों का घनत्व उससे कहीं अधिक था जो सूखी लाशें पैदा कर सकती थीं। उनमें से लगातार गरजने वाले विस्फोट सुनाई दे रहे थे और कभी कभी भीतर से चमकदार प्रकाश निकलता था। ऐसा लगता था कि वृद्ध फू और बाई याओई अभी भी जीवित थे। केवल एक छोटे समय में 3 मध्य नासन सोल खेतीबाड़ियों में से एक मारा गया था और 2 को फंसा लिया गया था। इसके बावजूद जायन ने एक शांत रुख बनाए रखा, लेकिन वह पूरी तरह से स्तब्ध था। काले वस्त्र पहने महिला के रूप में वह वृद्ध फू के लिए चिंतित थी, लेकिन उसे पता था कि उसे बचाने का ये समय नहीं था। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और अपने हाथ में धार्मिक व्हील बुलाया और फिर अपना ध्यान बेगाना कर लिया। इस बीच हरे बालों वाले राक्षस ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था और झुके सिर के साथ खाने में मग्न था। राक्षस से अजीब कटने की आवाजें आ रही थीं क्योंकि यह खेतीबाड़ी युआन की लाश की बांह फाड़कर जल्दी से उसे निगल रहा था। जब जायन ने विकृत शरीर को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसकी आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। फिर उसके कंधे पर बैठे वीपिंग सोल बीस्ट ने एक तेज चीख निकाली और इसकी पीठ के बाल सीधे खड़े हो गए। इसने हरे बालों वाले राक्षस को घूरा, हमला करने की स्थिति में आ गया। लेकिन अपने शरीर के भीतर वीपिंग सोल पर्ल से जायन महसूस कर सकता था कि बंदर ज्यादातर डर महसूस कर रहा था, मानो उसे अपना शत्रु मिल गया हो। राक्षस ने वीपिंग सोल बीस्ट की चीख सुनी और उसका प्रीतभोज अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाश को फेंक दिया और 2 खेतीबाड़ियों की ओर 60 मीटर उड़ गया और फिर जमीन पर उतरा। इसकी शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही जायन और काले वस्त्र पहने महिला का चेहरा विकृत हो गया। हरे बालों वाला राक्षस उन्हें देखते हुए बस उसी जगह खड़ा रहा। उस क्षण जायन आखिरकार राक्षस की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सका। इसका चेहरा बहुत अधिक बंदर जैसा लगता था, जिसके मुंह में खून भरा हुआ था और कई इंच लंबे तेज दांत थे। इसकी आंखें तेज चांदी के साथ चमक रही थीं और इनमें आइरिसेस का अभाव था जो एक अजीब उपस्थिति थी। लेकिन जिस बात ने विशेष रूप से जायन का ध्यान आकर्षित किया वह इसकी पीठ से निकलने वाले 2 उभार थे जो मांस से लिपटे हुए थे। हरे बालों वाले राक्षस ने उदासीनता से खेतीबाड़ियों को देखा और जायन के कंधे पर बैठे वीपिंग सोल बीस्ट की आंखों में देखा। फिर उसके चेहरे पर भ्रम जैसा एक अजीब भाव प्रकट हुआ। जब वीपिंग सोल बीस्ट ने हरे राक्षस की नजरों से मुलाकात की तो वह जायन के सामने 10 मीटर छलांग लगा गया और पूरी ताकत से अपनी छाती पिटी, जिससे इसके चारों ओर काली रोशनी उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही ये 30 मीटर लंबा हो गया और एक उग्र बंदर बन गया, जिसकी पीठ पर एक दुष्ट लाल भूत की छवि थी जो जीवन के साथ चलती प्रतीत होती थी। हरे बालों वाले राक्षस को वीपिंग सोल बीस्ट के परिवर्तन से कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से कई कदम पीछे हट गया। उसी समय उसकी पीठ से निकलने वाले मांस के थैले कांपने लगे और फट गए, जिससे 2-3 मीटर लंबे पंख प्रकट हुए जो एक चमकदार चांदी से चमक रहे थे। सिल्वर विंज नाइट फाइंड। काले वस्त्र पहने महिला ने आतंक से भरे चेहरे के साथ उसका नाम पुकारा और उसका रंग पीला पड़ गया। नश्वर दुनिया में सिल्वर विंग नाइट फाइंड ऐसी परिष्कृत लाशें थीं जो उड़ान भरने में सक्षम थीं और केवल गोल्ड क्लैड लूनर कॉप्सिस्ट से दूसरे स्थान पर थीं। वे एक भयानक अस्तित्व थे जो कहा जाता था कि देर नासन सोल खेतीबाड़ियों से भी श्रेष्ठ थे। न केवल वे हवा और पृथ्वी गुण गति तकनीकों के एक प्राकृतिक प्रतिभा थे, ये लगभग अजेय, अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और भ्रम और मोहिनी अलूजन एंड बविचमेंट में काफी कुशल था। जैसे जैसे ये विचार जायन के दिमाग से तेजी से गुजरे उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। बीस्ट के पंखों से प्रकाश चमका और वीपिंग सोल बीस्ट के प्रति उसका डर तुरंत गायब हो गया। इसने जोर से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि और भी मुझे ढूंढने आएंगे। काफी समय हो गया है जब मैंने ताजा मांस खाया है। तुम सभी एक अच्छा भोजन बनोगे। ये शब्द एक मनुष्य की आवाज के समान स्पष्ट रूप से बोले गए थे। जायन ने ये सुनकर अपने होठों को मरोड़ा और बिना किसी और विचार के चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठाए। 2 छोटी तलवारें चमककर आगे बढ़ीं और हवा में लटके धूसर ककून्स पर प्रहार करने के लिए चली गईं। उसे पता था कि यह राक्षस काफी परेशानी का कारण होगा, इसलिए उसने अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए अन्य 2 लोगों को मुक्त करके उनकी शक्ति को जोड़ने की योजना बनाई। सिल्वर विंज नाइट फाइंड ने उसके प्रयासों का सामना करते हुए बस उपहास किया। इसकी चांदी आंखें चमकी और 2 कोकुनों के सामने एक बड़ा धूसर हाथ प्रकट हुआ और जायन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही 2 सुनहरी तलवारों को जल्दी से रोक लिया। हालांकि वह चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने शांत रहते हुए अपनी तलवारों को सुनहरी बिजली फैलाने का आदेश दिया।
गरज की आवाज सुनाई दी और वे सुनहरी रोशनी की एक चमक में धूसर हाथ की कैद से मुक्त हो गए। हालांकि कोकुनों से धागों की एक घनी बौछार निकली जिसने तलवारों को फिर से ढांप दिया और बड़े हाथ के बिखरे हुए हिस्से जल्दी से फिर से मिलने लगे। जायन ने त्योरी चढ़ाई और अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया, गरज के एक प्रलय में अपने शरीर से सुनहरी बिजली की चापें छोड़ते हुए। उसके चारों ओर बिजली का एक जाल नाचते हुए वह इस दुनिया पर अवतरित बिजली के देवता की तरह दिखाई दिया। सिल्वर विंग नाइटफाइंड मूल रूप से वीपिंग सोल बीस्ट को घूर रहा था, लेकिन जायन की ओर एक नजर डालने के बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं आ सका। कितना दिलचस्प है, सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने भावहीन स्वर में कहा, वास्तव में मेरे घोस्टफाइंड थ्रेड्स को तोड़ने में सक्षम। तुम्हें वही होना चाहिए जिसने मेरे डॉपलगैंगर्स को नष्ट किया था। वास्तव में, और तुम अप्रत्याशित रूप से मानव भाषण में सक्षम हो। तुम काफी बुद्धिमान होगे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे हित में क्या है। जायन ने खेतीबाड़ी युआन के अवशेषों की ओर देखा और फिर अपने आर पार बैठे अम्ब्राइन हाउस की ओर इशारा करते हुए ठंडे भाव से कहा, यदि तुम वह अम्ब्राइन हाउस सौंप दो और मेरे 2 साथियों को मुक्त कर दो तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। फिर विशाल रूप में परिवर्तित वीपिंग सोल बीस्ट ने गर्जा और उसकी पीठ पर बनी दुष्ट भूत की छवि से एक तीखी लाल रोशनी चमकी। बिना किसी हिचकिचाहट के नाइटफाइंड ने जवाब दिया, तुम वह छोटा जानवर ले सकते हो और मैं ये भी विचार कर सकता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जाने की अनुमति दूं। क्या तुम वाकई सहमत हो? जब काले वस्त्र पहने महिला ने यह सुना तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। इस समय उसका धार्मिक पहिया, धार्मिक वीर, पहले से ही हवा में बुलाया गया था और रोशनी से चमक रहा था। जायन ने यह सुनकर चुप रहा। मैं इन सभी शर्तों पर सहमत हूँ, बस इतना। नाइटफाइंड ने फिर अपनी बालों से ढकी उंगलियों से वीपिंग सोल बीस्ट की ओर इशारा किया और कहा कि तुम वह स्पिरिट बीस्ट यहीं छोड़ दो। काले वस्त्र पहने महिला ने यह सुनकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हारे सपने में? जायन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तब तुम यहाँ से जाना भूल जाओ, मैं तुम्हारे मांस का भोजन करूंगा। नाइटफाइंड का चेहरा शत्रुता के साथ विकृत हो गया और उसके दांत कई गुना बढ़ गए। उसके बाद उसकी आंखों से चांदी की चमक फूट पड़ी। इसके मोह माया बविचमेंट्स से सावधान रहें। वृद्धफू की मंद आवाज कोकुनों में से एक से सुनाई दी। हालांकि उसकी चेतावनी बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जायन अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का उपयोग कर रहा था, फिर भी उसने चौंधिया देने वाली रोशनी के सामने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। काले वस्त्र पहने महिला भी स्तब्ध हो गई और उसे भी अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा नहीं है। अपनी आंखें बंद करते ही जायन ने चौंक कर चीख लगाए। जब तक दोनों ने अपनी आंखें खोली तब तक उनका आसपास का वातावरण बदल चुका था। गुफा के सभी निशान गायब हो गए थे और उनकी जगह धूसर धुंध ने ले ली थी। यह अज्ञात था कि सिल्वर विंग नाइटफाइंड कहाँ मंडरा रहा था। एक उच्च श्रेणी का मोह माया, जायन ने बुदबुदाया। हमें इसकी ताकत का परीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा, काले वस्त्र पहने महिला ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। वृद्धफू की कमजोर आवाज को लेकर चिंतित होकर वह अधीर हो गई और उसने अपने सिर के ऊपर तैर रहे धार्मिक पहिए की ओर इशारा किया। ये चमकदार प्रकाश से चमका और इंद्रधनुषी प्रकाश की कई किरणें निकली जो बिना किसी प्रभाव के धुंध में गायब हो गईं। वह और उदास हो गई और अपनी कमर से एक स्पिरिट बीस्ट पाउच फेंका और फिर मुद्रा बनाकर हाथ जोड़ लिए। थैली कांपी और लाल रोशनी की धुंध में पंखों वाले सांपों का एक समूह बाहर निकला। सांप प्रत्येक लगभग 1 फुट लंबे थे, जिनके सिर पर एक कलगी थी। उनके शरीर चिकने और पारदर्शी लाल रंग के थे। जैसे ही वह बुदबुदाई, उसने सांपों पर कई लाल जादुई मुहरें, स्पेल सील्स लगाईं। अचानक सांपों ने अपने मुंह खोले और उग्रता से आग उगली, जो लपटों के एक उबलते हुए सागर में संघनित हो गई। जायन ने उसकी मदद के लिए नहीं बल्कि अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आई से निरीक्षण करने के अवसर का लाभ उठाया। जिस क्षण 10 मीटर ऊंची अग्नि की लहर बनी, उनके ऊपर की धूसर धुंध अचानक हवा की तरह लुढ़क गई और उसकी जगह पिच काली धुंध ने ले ली। काली धुंध से चांदी की रोशनी चमकी। उसके बाद 2 विशाल राक्षसी आंखें प्रकट हुईं। वे 3 मीटर लंबी थीं और चमकदार थीं। यह अज्ञात था कि यह एक परिवर्तन है या माया। एक कर्णभेदी हंसी सुनाई दी, जिसमें चांदी की रोशनी विशाल आंखों से फूट पड़ी, अग्नि के सागर पर प्रहार करते हुए। आग का वह भयंकर सागर और उड़ने वाले सांप सभी संपर्क होते ही ऐसे गायब हो गए मानो उनका अस्तित्व ही नहीं था। जायन ने ये देखकर शांत रहा, लेकिन काले वस्त्र पहने महिला ने चौंक कर एक लाल धारा छोड़ी और बार बार अपने सामने उन तेज आंखों पर प्रहार किया। फिर उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अब ये स्पष्ट था कि यह तकनीक उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और उसे इसे तोड़ने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। विचित्र हंसी लगातार और अधिक मात्रा में गूंजती रही, अब हंसी से ज्यादा गरज जैसी थी। इस बीच और भी अधिक आंखें प्रकट होने लगीं, प्रत्येक पहले जितनी बड़ी थी। जल्द ही राक्षसी गोले उन्हें घेरने वाली धुंध के ऊपर आकाश को भर दिया। वे अचानक जलने लगे और उज्ज्वल अर्धचंद्र क्रेसेंट मून्स में बदल गए। इसके बाद धुंध से कदमों की आवाजें और कठोर चीखें निकली। लगभग ऐसा लगा मानो नाइटफाइंड किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है।
इन भारी परिस्थितियों ने काले वस्त्र पहने महिला को घबरा दिया और उसने पूछा, भाई जायन, क्या आपके पास इस तकनीक को भंग करने की कोई विधि है? यदि यह रहस्यमय साथी जायन इस तकनीक को दूर नहीं कर पाया, तो उसने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए रक्तसार ब्लड एसेंस की एक बड़ी मात्रा का सेवन करने का निश्चय किया था। उसे जवाब देने के बजाय जायन ने अपना हाथ उठाया और सुनहरी बिजली का एक घना बोल्ट छोड़ा। एक ताली की आवाज में ये धुंध में से एक अर्धचंद्र पर प्रहार किया। एक गूंजता हुआ विस्फोट हुआ क्योंकि सुनहरी बिजली अर्धचंद्र के साथ फट गई। लगभग उसी समय अन्य आंखें चांदी की धूल की अनंत धाराओं में ढह गईं, उनके आसपास कुछ चौंधिया देने वाली रोशनी से भरते हुए। काले वस्त्र पहने महिला को अचानक लगा कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और वह फिर से अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर हो गई। जब तक उसकी इंद्रियां सामान्य हुईं, तब तक उसने पाया कि वह बिना किसी धुंध या रोशनी के वापस गुफा में थी। उसे मोह माया से मुक्त होकर बहुत राहत महसूस हुई और वह खुद को संभाल पाए। सिल्वर विंग नाइट फाइंड अब उनके सामने बांस के तने के आधार पर था और स्थिर था। हालांकि उसके पंख जायन द्वारा छोड़े गए घने बोल्ट को रोकने के लिए सामने मुड़े हुए थे। पंखों से अभी भी कड़कने और चमक के साथ उसने जायन की दिशा में उदास भाव से देखा। काले वस्त्र पहने महिला ने अब नाइट फाइंड के हरे हाथ में एक पिच काला दर्पण मिरर देखा। ये बड़ा या उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन एक दुष्ट काली रोशनी से चमक रहा था। यदि कोई इसे देखता तो उसे महसूस होता कि उसका मन इसमें डूब रहा है। ये तो हैरान करने वाला है। तुम मुझे भ्रम के भीतर से ढूंढने में सक्षम थे। इविल मून मिरर की सहायता के साथ मेरी सिल्वर आई बेविचमेंट की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इससे भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियां भी इसे देख नहीं पाती। क्या आपने कोई असाधारण स्पिरिट आई तकनीक की खेती की है? ये कहने के बाद नाइट फाइंड ने अपना पंख लहराया और शेष बिजली को एक तरफ झाड़ दिया। जायन ने ये सुनकर ठंडी मुस्कान दी। पूर्ण चुप्पी में उसने अपनी आस्तीन हिलाई और एक स्पष्ट घंटी की आवाज के साथ अपने चारों ओर कई दर्जन सुनहरी उड़ने वाली तलवारें छोड़ीं, जो सुनहरी लहर के रूप में उसके सामने इकट्ठी हुईं। इसी बीच उसकी पीठ से चांदी के पंखों की एक जोड़ी के प्रकट होने के साथ गरज की आवाज सुनाई दी। यही नहीं, जायन ने एक गहरी सांस ली और बैंगनी लपटों में लिपटा एक सफेद मोती स्नो क्रिस्टल पर्ल थूका। जैसे ही यह प्रकट हुआ, गुफा में तापमान तेजी से गिर गया। सिल्वर विंग नाइट फाइंड जायन की उड़ने वाली तलवारों के प्रकट होने पर उदासीन था और उसके पंखों के प्रकट होने पर केवल थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि बैंगनी लपटों में लिपटा स्नो क्रिस्टल पर्ल देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने भयंकर खतरे को पहचान लिया। फिर एक अंतिम बारी के लिए जायन ने अपने भंडारण थैले को थपथपाया, जिससे हवा में सुनहरे गोल्डन बीटल्स के झुंड ने भर दिया। मुद्रा में हाथ जोड़े अपने चारों ओर 7 रंगीन प्रकाश का एक बैरियर बुलाया और हाथ पलटकर हवा में एक चमकता हुआ बैंगनी दर्पण बुलाया। अपने सबसे बड़े हत्यारे उपायों के अलावा उसने अब अपनी लंबे समय से एकत्रित शक्ति की पूरी क्षमता प्रदर्शित की। अब जबकि उसका सामना एक भयानक दुश्मन से था जो देवनासंत सोल खेतीबाड़ी से भी श्रेष्ठ था, वह पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता था। काले वस्त्र पहने महिला का उत्साह जायन को इतने असाधारण जादुई खजानों को नियंत्रित करते देखकर बढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक छोटा नीला ढाल बुलाए और फिर अपने भंडारण थैले को थपथपाकर तितली के आकार के 2 जादुई खजाने बाहर निकाले। वे जीवंत होने के कारण इधर उधर उड़ रहे थे। एक मध्य नासंत सोल खेतीबाड़ी होने के नाते उसके पास और भी खजाने थे, लेकिन युद्ध में जितने अधिक खजाने बुलाए जाएं, इसका मतलब यह नहीं था कि उतना ही लाभ होगा। जादुई खजानों का उपयोग करने से किसी की आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस की एक निश्चित मात्रा बंध जाती थी, और युद्ध में जादुई तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी आध्यात्मिक इंद्रियों की आवश्यकता होती थी। जितनी आध्यात्मिक इंद्रियों को संरक्षित रखने की आवश्यकता होती, वह व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। यदि किसी के पास मजबूत खजाने थे लेकिन कमजोर तकनीकें थीं, तो वे खजानों को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का अधिक उपयोग करते, और इसका उल्टा भी सच था। इसके अलावा जितना अधिक शक्तिशाली खजाना होता, उतनी अधिक आध्यात्मिक इंद्रियों की उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती थी। इस तरह कोर फॉर्मेशन के कुछ खेतीबाड़ी ही प्राचीन खजानों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम थे। जिनके पास अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियां थीं, वे भी युद्ध में केवल कुछ शक्तिशाली खजानों का चयन कर सकते थे। जायन का इतने सारे खजानों का एक साथ उपयोग करना स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां कितनी शक्तिशाली थीं। लेकिन इससे पहले कि वे हमला शुरू कर सकें, सिल्वर विंग नाइट फाइंड के चेहरे से एक अशुभ रोशनी चमकी और उसके शरीर से एक विशाल दबाव फूट पड़ा। फिर वह आगे की ओर झपटा और अपनी हथेली से जमीन पर प्रहार किया। 2 खेतीबाड़ियों को यह समझने से पहले कि क्या हुआ है, गुफा से एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और उनके चारों ओर का विशाल जादुई गठन स्पेल फॉर्मेशन अचानक इंद्रधनुषी प्रकाश से चमक उठा। इस क्षेत्र में पत्थर के स्तंभों से बंधी सूखी लाशें फिर से हिलने लगीं। अच्छा नहीं है, जायन ने चौंक कर चीख लगाए।
बिना किसी और विचार के उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चांदी की रोशनी की एक चमक में केवल अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स और वीपिंग सोल बीस्ट को पीछे छोड़ दिया। सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया और उसके शरीर से काली ऊर्जा भड़क उठी। फिर वह भी गायब हो गया। गठन के किनारे पर एक धमाका सुनाई दिया। चांदी और काली धाराएं एक साथ दृष्टि में आती जाती रहीं। एक विस्फोट के बाद प्रकाश फीका पड़ गया और दो पंखों वाली आकृतियां जायन और सिल्वर विंग नाइटफाइंड प्रकट हुए। उस छोटे समय में जंजीरों से बंधी सूखी लाशों ने क्यूई की धाराएं छोड़ी, क्योंकि पत्थर के स्तंभों से अंधेरी रोशनी की किरणें निकलीं, जिससे क्षेत्र के चारों ओर प्रकाश का एक विशाल बैरियर बन गया। वे अब बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण फंस गए थे। काले वस्त्र पहने महिला घटनाक्रम को देखकर पहले ही क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह फिर भी बहुत देर से थी। बैरियर तब प्रकट हुआ जब वह केवल 60 मीटर दूर उड़ चुकी थी। ये देखकर कि वह फंस गई है, उसका चेहरा बदल गया। नाराज होकर जायन ने उदास भाव के साथ नाइटफाइंड की ओर देखा। उस क्षण नाइटफाइंड काली रोशनी से चमक रहा था और उसकी गर्दन और अंगों के चारों ओर टिमटिमाती लाल छल्ले चमक रहे थे। वे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधक जादुई उपकरण रेस्ट्रिक्टिव मैजिक टूल्स थे। जायन ने एक आह भरी और ठंडे भाव से कहा, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम गठन की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारी इतनी बड़ी क्षमताओं के बावजूद तुम यहाँ क्यों रहे होगे? हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स के उपयोग के बिना इसे सक्रिय करने में सक्षम होगे। जबकि जादुई गठन की रोशनी फीकी पड़ गई, काले स्तंभ और बैरियर में कोई हिलचाल नहीं हुई। नाइटफाइंड ने अपने पंख फैलाए और संतुष्टि के साथ एक गहरी हंसी हंसा। यह विशेष रूप से मेरे लिए रखा गया एक दुष्ट जाल गठन डेविल इंट्रैपमेंट फॉर्मेशन है, लेकिन गठन के निर्माताओं को पता नहीं होगा कि इतने सालों बाद इसके प्रतिबंधों का एक हिस्सा मेरे नियंत्रण में हो जाएगा। अब तुम यहाँ मेरे साथ फंस गए हो। जायन की आंखों से एक बर्फीली रोशनी चमकी और वीपिंग सोल बीस्ट ने अपनी नाक से एक सांस छोड़ी। चमकदार पीली रोशनी की एक धुंध तेजी से बाहर निकली, जो अपार गति से नाइटफाइंड को पकड़ने के लिए बढ़ी। नाइटफाइंड की हंसी अचानक रुक गई और उसने अपने पंख लहराए, पलक झपकते ही गायब होकर विशाल बांस के तने के पास प्रकट हो गया। लेकिन वीपिंग सोल बीस्ट ने अपना सिर लहराया और पीली धुंध ने नाइटफाइंड का निरंतर पीछा किया। नाइटफाइंड ने छिपी हुई शत्रुता के साथ हमले को घूरा और उसने अपने पंख लहराए। अचानक अनगिनत प्रकाश किरणें छोड़ी, जो वीपिंग सोल बीस्ट द्वारा छोड़ी गई पीली धुंध पर निशाना लगाती हुई। अप्रत्याशित रूप से पीली धुंध अपने जन्मजात भूतरोधी गुणों के बावजूद प्रकाश को रोक नहीं सकी। हालांकि जायन जानता था कि सिल्वर विंग नाइटफाइंड कोई साधारण परिष्कृत लाश नहीं था, लेकिन इस दृश्य ने उसके दिल को कांपा दिया। जब सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने देखा कि उसका हमला प्रभावी है, तो उसके दिल से अधिकांश डर गायब हो गया और उसने जोर से उपहास किया। उसका शरीर काली रोशनी से धुंधला गया और वह वीपिंग सोल बीस्ट के ऊपर प्रकट हो गया। फिर उसने एक हमला छोड़ने के इरादे से अपना मुंह खोलकर चमकती हुई काली ऊर्जा प्रकट की। हालांकि उसने अचानक अपने ऊपर से जोरदार भिनभिनाहट सुनी और आश्चर्य से ऊपर देखा। इसके बजाय उसने आकाश की ओर काली रोशनी को मुंह से छोड़ दिया और 3 मीटर चौड़े सुनहरे बादल पर प्रहार किया। वे जायन के गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स थे। जब जायन ने बिजली की गति का उपयोग किया था, तो बीटल उसी जगह पर रह गए थे। अब जबकि नाइटफाइंड उनके पास प्रकट हुआ, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला करने का आदेश दिया। काली किरण वह लाश क्यूई थी जिसे नाइटफाइंड ने अनगिनत वर्षों तक परिष्कृत किया था। न केवल यह अविश्वसनीय रूप से संक्षारक और ठंडी थी, बल्कि इसमें भयंकर लाश जहर कॉप्स पॉइजन भी था। गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स आमतौर पर जहर और अन्य प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी थे, लेकिन इस प्रकाश के संपर्क में आते ही बीटल झुंडों में आकाश से गिरने लगे। एक ही हमले में उनकी संख्या का 1/3 कम हो गया। बाकी सभी तितर बितर हो गए और अब एक ही जगह पर केंद्रित नहीं थे। उस संक्षिप्त क्षण में वीपिंग सोल बीस्ट ने पहले ही एक और हमला शुरू कर दिया था, एक सांस के साथ एक और पीली धुंध छोड़ते हुए। नाइटफाइंड ने फिर शांत भाव से अपने पंख फड़फड़ाए और 30 मीटर से अधिक दूर प्रकट हुआ, पीली धुंध से बचते हुए। फिर चांदी की रोशनी चमकी और जहां वह पहले खड़ा था, वहां गरज की आवाज सुनाई दी। उसके बाद जायन प्रकट हुआ। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी भुजा लहराई और अपनी उड़ने वाली तलवारों को एक सुनहरी लहर के रूप में सिल्वर विंग नाइटफाइंड की ओर झपटने का आदेश दिया। उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा बैंगनी दर्पण रोशनी से चमका और उनके पीछे एक बैंगनी किरण शूट की। इसी बीच उसने अपनी आस्तीन से चोरी छिपे अपनी उंगली झटकी और एक लाल रेखा संक्षेप में प्रकट हुई। ये करते हुए उसने जमीन पर पड़े गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स की ओर देखा। उनके पंख अचानक हिले और वे फिर से हवा में भिनभिना कर उड़ गए, जिससे जायन को बहुत राहत मिली। हालांकि वे पिछले हमले से काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा काले वस्त्र पहने महिला ने इस अवसर का उपयोग करके अपने 2 सफेद जैद तितलियों को हमला करने का आदेश दिया। 2 जैद तितलियां सफेद रोशनी से चमक उठीं और फिर एक व्यक्ति के आकार जितनी बड़ी हो गईं।
फिर अपने पंखों की तेज लहरों के साथ उसके सामने एक सफेद बवंडर टॉर्नेडो प्रकट हुआ। एक मंत्र के बाद बवंडर 2 सफेद बाढ़ अजगरों व्हाइट फ्लड ड्रैगन्स में बदल गया जो अभिभूत करने वाली गति के साथ नाइटफाइंड पर झपटे। लेकिन जब नाइटफाइंड ने देखा कि उसकी ओर इतने सारे हमले आ रहे हैं तो वह दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया। उसने एक हाथ में ईविल मून मिरर पकड़ा और दूसरे हाथ से मुट्ठी भर आकार की एक प्रकाश की गेंद बुलाई। गेंद धूसर थी, लेकिन इसमें एक ठंडी शांत चमक थी। उसने उस हमले की ओर बर्फ की तरह देखा जो पहले मारेगी, सुनहरी तलवार प्रकाश। उसने अपने हाथों को एक साथ थपथपाया और प्रकाश की गेंद दर्पण में समा गई। जल्द ही काली चमक चमकी और इसी तरह की अनगिनत प्रकाश की गेंदें बाहर निकली और जल्दी से आपस में मिल गईं। पलक झपकते ही सिल्वर विंग नाइटफाइंड के केंद्र में 10 मीटर चौड़ी प्रकाश की एक गेंद प्रकट हुई। जैसे ही तलवार की रोशनी ने इस पर प्रहार किया, उसने भयंकरता से गेंद को मारा। एक हल्की धमाके की आवाज के साथ विशाल गोला एक बुलबुले की तरह फट गया, कई छोटी गेंदों में टूट गया। सुनहरी रोशनी नाइटफाइंड से होकर गुजरी और चमकी, जिसमें कई दर्जन उड़ने वाली तलवारों ने उसे अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद तलवार की रोशनियां आसपास के छोटे प्रकाश के गोलों से बाहर निकलीं। जब जायन ने ये देखा तो वह चौंक गया और उसके मन में संदेह पैदा हो गया। वह केवल अपनी उड़ने वाली तलवारों से नाइटफाइंड को मारने में सक्षम नहीं था। जैसा कि अपेक्षा थी, एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। छोटी प्रकाश की गेंदें एक साथ इकट्ठी हुईं और फिर से एक विशाल गेंद बना ली। टुकड़े टुकड़े हुआ नाइटफाइंड भी अंदर पूरी तरह से बहाल हो गया। जायन ने त्योरी चढ़ा ली। बैंगनी प्रकाश की किरण और 2 हवा के अजगरों ने फिर आक्रामक रूप से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप वही दृश्य हुआ। विशाल प्रकाश नष्ट हो गया और बिखर गया, केवल फिर से पूरा होने के लिए। सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने बर्फ की तरह मुस्कान के साथ खेतीबाड़ियों को देखा, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह बस इंतजार करता रहा, क्योंकि उसके हाथ के दर्पण से प्रकाश की गेंदें चमकी, जिससे उसके आसपास की रोशनी और भी मजबूत हो गई। जायन के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति आ गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह प्रकाश बैरियर कैसे काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्तब्ध होकर काले वस्त्र पहने महिला ने तुरंत एक मुद्रा बनाई और अपने हवा के अजगरों को दूसरे हमले के लिए घुमावदार मार्ग से नियंत्रित किया। उन्होंने आसानी से प्रकाश को फिर से नाइटफाइंड के भ्रम के साथ नष्ट कर दिया, लेकिन इस बार हवा के अजगर अपने प्रारंभिक हमले के बाद नहीं हटे। इसके बजाय उनके जबड़े खुल गए और हर दिशा में सफेद हवा के अनगिनत ब्लेड छोड़े, प्रकाश की गेंदों को फिर से संघनित होने से रोका और उन्हें और भी छोटे टुकड़ों में तितर बितर कर दिया। कुछ समय के लिए गोले के केंद्र में चीखती हुई हवाएं उग्र रूप से बह रही थीं। जायन ने अपनी उड़ने वाली तलवारों को हमले में शामिल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, जिनमें से नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, और सब कुछ निरीक्षण किया। हमला बंद करो, जायन ने काले वस्त्र पहने महिला की ओर देखकर चिल्लाया, तुम्हारे हवा के अजगर काफी सिकुड़ गए हैं। सच तो ये था कि उसे चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं थी, उसे पहले ही महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जब उसने जायन को सुना तो वह तुरंत घबराकर एक मुद्रा बनाने लगी। हवा के अजगरों ने हवा के ब्लेड छोड़ना बंद कर दिया और आसपास के क्षेत्र से दूर भाग गए। जैसे ही अजगर हवा में घूमे, ये स्पष्ट देखा जा सकता था कि उनका आकार लगभग आधा हो गया था। प्रकाश की गेंदों को हवा के ब्लेडों द्वारा बार बार विभाजित किया गया था, लेकिन हवा के अजगरों के जाते ही वे फिर से जुड़ गए। अब विशाल गेंद 100 मीटर चौड़ी हो गई थी, जो जादुई गठन के अंदर की जगह का लगभग 1/3 हिस्सा घेर रही थी। सिल्वर विंग नाइटफाइंड ठंडी हंसी के साथ प्रकाश की गेंद में फिर से प्रकट हुआ और उपहास किया। जायन ने एक आह भरी। उसने ये दृश्य पहले देखा था जब उसने स्कैटर्ड स्टार सीज में वेंटियनरन आर्चसेन सिक्स पाथ के शिष्य के खिलाफ लड़ाई की थी। उस समय उसने एक अजीब खजाने का उपयोग करके खुद को एक बैंगनी बादल में लपेट लिया था, जिससे जायन अपनी उड़ने वाली तलवारों से उसे घायल नहीं कर सका था। जायन ने यिन डेविल एग्जीक्यूशन की अत्याचारी शक्ति पर भरोसा करके इसे तोड़ा था और वेंटियनरेन की भुजा को नष्ट कर दिया था। सिल्वर विंग नाइटफाइंड जिस क्षमता का उपयोग कर रहा था, वह प्रकृति में समान थी, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि जायन ने तब से खेती में व्यस्त रहा था और उसके पास एक और यिन डेविल एग्जीक्यूशन को संघनित करने का समय नहीं था, लेकिन उसके पास अन्य तकनीकें थीं जो समान अत्याचारी शक्ति पैदा कर सकती थीं। ये दुख की बात थी कि उसकी बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सॉर्ड्स आर्यट स्वॉर्ड फॉर्मेशन और रेड स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने में असमर्थ थी, अन्यथा सिल्वर विंग नाइटफाइंड निश्चित रूप से मर गया होता, चाहे तकनीक कितनी भी विचित्र क्यों न हो। ये सोचकर उसे एक योजना सूझी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने भंडारण थैले को थपथपाया, अपने हाथ में एक लाल ताबीज टैलिस्मैन बुलाया। इसकी सतह पर लपटों जैसे अक्षर चमक रहे थे, साथ ही एक जीवंत बाढ़ अजगर की छवि थी।
यह एक स्पिरिट सबजुगेशन टालिस्मन था जिसे जायन ने ट्राइफ्लेम फैन बनाने के बाद स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन की आत्मा के साथ परिष्कृत किया था, और यही कारण था कि जायन माइरियाड पॉइजन वैली के प्रवेश द्वार पर दूसरों से मिलने में देर से पहुंचा था। चूंकि उसे पहले ताबीज को परिष्कृत करने का अनुभव था, यह अब कहीं अधिक मजबूत था और इससे और अधिक शक्ति उत्पन्न हो सकती थी। उसने इसे अपने शरीर पर थपथपाया और ताबीज उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद उसके ऊपर एक भ्रामक बाढ़ अजगर की उपस्थिति हुई। लाल रोशनी में चमकते हुए उसके सिर से सींग निकल आए और उसके पूरे शरीर पर लाल तराजू प्रकट हो गए। केवल एक पल में उसने बाढ़ अजगर का आधा परिवर्तन धारण कर लिया और उसकी जादुई शक्ति मध्य नासन सोल चरण के चरम पर पहुंच गई। साथ ही जायन इस परिवर्तन को देखकर काले वस्त्र पहने महिला और नाइटफाइंड दोनों ही चौंककर चीख नहीं रोक सके। जब नाइटफाइंड ने विशेष रूप से जायन की खेती में तेजी से वृद्धि महसूस की तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर जायन ने अपने हाथों को मुद्रा में पकड़ा और उसके चारों ओर घूम रही दर्जनों उड़ने वाली तलवारें घूमने लगीं। एक स्पष्ट घंटी की आवाज के बाद वे धुंधला गए और खुद की 6 समान प्रतियां बना लीं। ये सैकड़ों सुनहरी तलवार प्रकाश एक साथ इकट्ठे हुए, दोपहर की तपती धूप की रोशनी के साथ चमकते हुए। जैसे ही चमक गायब हुई, नाइटफाइंड के पुनर्जीवित हो रहे प्रकाश के गोले के ऊपर एक विशाल 30 मीटर लंबी तलवार सामग्री हुई, जो एक आश्चर्यजनक दबाव छोड़ रही थी, जिससे यहां तक कि राक्षस के चेहरे पर भी झटके के निशान साफ दिख रहे थे। विशाल तलवार के बनते ही जायन ने स्नो क्रिस्टल पल की ओर इशारा किया, इसे एक बैंगनी धारा में तलवार की ओर शूट करने का आदेश दिया। उसी समय उसने मानसिक आदेश के साथ विशाल तलवार पर एक तकनीका सक्रिय की। एक भयंकर विस्फोट हुआ। बांह के घने बिजली के बोल्ट तलवार की सतह पर चापे बनाने लगे, जो अंतहीन गरज के साथ चमकती हुई ज्योति में आपस में गुथ गए। फिर स्नो क्रिस्टल पल तलवार के हैंडल पर पहुंच गया। बैंगनी रोशनी चमकी और मोती बिना किसी निशान के उसमें घुल गया। इसके तुरंत बाद हैंडल पर बैंगनी लपटें भड़क उठीं और धीरे धीरे ब्लेड पर फैल गईं, सुनहरी बिजली के साथ घुलकर एक हो गईं। नाइटफाइंड का चेहरा खराब हो गया और उसका रंग पीला पड़ गया। वर्तमान में विशाल प्रकाश की गेंद बैरियर के भीतर क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से तक फैल गई थी, उन्हें धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसा कि विशाल तलवार तैर रही थी, काले वस्त्र पहनी महिला और नाइटफाइंड दोनों सांस रोके हुए ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। एक देर नासन सोल खेतीबाड़ी भी ऐसे प्रहार को प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। नष्ट करो, जायन ने आदेश दिया। विशाल तलवार ने बधाई के एक बहरे करने वाले बूम के साथ नीचे की ओर काटा और एक चौंधिया देने वाली सुनहरी आभा के साथ चमक उठी। तलवार के संपर्क में आने से पहले इसकी सतह इसकी आध्यात्मिक दबाव से कांपने लगी। एक पलक में हथियार ने विशाल गेंद को प्रहार किया और आध्यात्मिक दबाव के गूंजने के साथ इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। टकराव की रोशनी के फीके पड़ने के बाद प्रकाश की गेंद कहीं नहीं दिख रही थी। नाइटफाइंड के रूप में वह दूर स्थान पर प्रकट हुआ और विशाल तलवार को एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। नाइटफाइंड ने विशाल तलवार की शक्ति का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने पंखों का उपयोग करके वहां से भाग गया। हालांकि उसके हाथ में ईविल मून मिरर किसी भी प्रकाश का उत्सर्जन करना बंद कर दिया था, क्योंकि प्रकाश की गेंद अब पूरी तरह से मिटा दी गई थी और यह पुनर्जीवित नहीं हो सकती थी। जैसे ही नाइटफाइंड की नजर भटकी और उसने अपना अगला कदम सोचा, उसने अचानक हवा की एक तेज सीटी सुनी और एक लाल रेखा अचानक उससे 3 मीटर पीछे प्रकट हुई, उसके सिर के पीछे के हिस्से को भेदने का इरादा रखते हुए। एक राक्षस के रूप में जिसके पास एक देर नासन सोल खेतीबाड़ी के बराबर शक्ति थी, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां इसे आसानी से पहचानने में सक्षम थीं। हालांकि हमला एक आश्चर्य के रूप में आया, उसने बस अपना पंख मोड़ लिया और इसे रोक लिया। धमाका! उसकी चौंक में जैसे ही लाल रेखा ने उसके पंख को छुआ, यह अचानक एक विशाल अग्निगोले में बदल गई। उसने जल्दी ही पाया कि अग्निगोला उस खतरे के करीब नहीं था जिसका वह दिखावा कर रहा था, और उसका अलार्म जल्दी से गायब हो गया। लेकिन जब लपटें गायब हुईं, तो लाल रेखा भी गायब हो गई। जैसे ही उसने इसे खोजने के बारे में सोचा, उसने अपने सामने गरज सुनी। विशाल तलवार उसकी ओर काट रही थी। इसके अलावा बाढ़ अजगर एक अज्ञात समय पर नाइटफाइंड के ऊपर चले गए थे। एक आदेश के साथ काले वस्त्र पहने महिला ने उन्हें खुले मुंह के साथ अपना सिर घुमाने का आदेश दिया, हवा के ब्लेडों की एक घनी बौछार छोड़ते हुए। नाइटफाइंड ने तुरंत पीछा करने का कोई भी विचार त्याग दिया और ईविल मून मिरर को अपनी छाती पर लटका लिया। फिर उसने आने वाली तलवार की ओर गंभीरता से हाथ बढ़ाया। घोस्टफाइंड थ्रेड्स की 2 मुट्ठियां बुलाईं। वे प्रत्येक 3 मीटर बड़ी थीं और हथियार को रोकने के लिए आगे बढ़ीं। जायन के आदेश पर विशाल तलवार ने एक बार फिर से जोरदार चमक के साथ नीचे काटा। बेशक ऐसा नहीं था कि वह हिल नहीं सकता था, बल्कि वह तलवार की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। इसी बीच उसके पंख अपने आकार से 2 गुने हो गए और उसके सिर के ऊपर एक चांदी की स्क्रीन का रूप धारण कर लिया, हवा के ब्लेडों को आसानी से वापस खड़ा करते हुए। मुट्ठियों और तलवार की टक्कर हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2 विस्फोट हुए।
तलवार ने बड़ी ताकत के साथ एक मुट्ठी को काट दिया, लेकिन ये हमले से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी और दूसरी मुट्ठी द्वारा रोक दी गई थी। लेकिन जैसे ही तलवार ने दूसरी मुट्ठी से टकराया, लाल रेखा अचानक प्रकट हुई, नाइट फाइंड की छाती पर प्रहार करने के लिए स्थित थी। नहीं, राक्षस का दिल कांप गया और उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक धुंध में सुई ने इविल मून मिरर को भेद दिया, जिससे ये काली चमक में टूट गया, लेकिन वह इसके बाद सुई को जल्दी से पकड़ने में कामयाब रहा। तुम्हारी हिम्मत मेरा दर्पण नष्ट करने की। नाइट फाइंड का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई सुई आग की लपटों में घिर गई और गर्म लोहे की तरह लाल होकर जलने लगी। हालांकि उसने इस पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जायन का दर्पण को नष्ट करने का उद्देश्य काफी सरल था। चूंकि यह अजीब मोह माया की तकनीकों के साथ परेशानी का कारण था, उसने इसे पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया। जायन ने इसके द्वारा प्रदर्शित क्रोध से थोड़ा अचंभित महसूस किया, लेकिन वह अपने हमले बंद करने वाला नहीं था। एक मुद्रा के साथ मंद हुई विशाल तलवार विभाजित हो गई। लगभग 200 तलवार प्रकाश ने तुरंत एक विशाल जाल बना लिया और बिना किसी दया के नाइट फाइंड पर झपट पड़े। अगर उसने अपने पंखों का उपयोग करके हमले को रोकने की हिम्मत की, तो तलवारें नाइट फाइंड को टुकड़े टुकड़े कर देंगी, क्योंकि उन्हें ऑरिक एसेंस से मजबूत किया गया था। स्नो क्रिस्टल पल के रूप में ये हवा में घूम रहा था, मुट्ठी भर आकार की कई अग्नि गेंदें छोड़ रहा था जो नाइट फाइंड की ओर नीचे तैर रही थीं। लेकिन चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह जायन के हमलों को प्राप्त करने में मूर्खता नहीं करने वाला था। अपने पंखों के एक झाड़ने के साथ वह कहीं और चला गया और उसने उसे गुस्से से घूरा। उसकी चांदी की आंखें खून लाल हो गईं। शुद्ध नफरत के साथ नाइट फाइंड ने कहा, मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था और केवल भ्रम का उपयोग करके तुम लोगों से निपटना चाहता था, लेकिन अब और नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी आत्मा निकालूंगा और इसे चखने में अपना समय लूंगा। उसका शरीर एक बार फिर धुंधला गया और वह कॉप्स वुल्फ के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। फिर उसने बिना शब्द कहे उस पर कदम रखा और अपने पंखों को लहराया, पीली रोशनी की एक परत पैदा की। इसके बाद वह जमीन में डूब गया और भेड़िए को भी अपने साथ ले गया। धरती गति अर्थ मूवमेंट। जायन ने तुरंत त्योरी चढ़ाई और अपने जादुई उपकरणों की ओर इशारा किया, उन्हें वापस बुलाते हुए। जमीन कांपने लगी और उनके चारों ओर का पूरा जादुई गठन हिलने लगा। ये पीली रोशनी के साथ चमकने लगा और काली क्यूई छोड़ने लगा, जिसके बाद सिल्वर विंग नाइट फाइंड की दर्दनाक और खून रंजक चीख सुनाई दी। काले वस्त्र पहने महिला का चेहरा बदल गया और उसने नीचे के जादुई गठन की ओर देखने से पहले जायन की ओर देखा। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपना होंठ दांतों से दबाया और कोकुनो ककून्स की दिशा में चल पड़ी। रास्ते में उसने अपना हाथ उठाया और उनकी ओर एक कैंची के आकार का जादुई खजाना छोड़ा। ये चमकदार प्रकाश से चमक रहा था। काले वस्त्र पहने महिला ने सुनहरी रोशनी की एक धारा में एक कैंची शीयर्स को छोड़ा, स्पष्ट रूप से वृद्धफू को घोस्टफाइन थ्रेड्स के कोकून से मुक्त करने का इरादा रखते हुए। जायन ने त्योरी चढ़ाए हुए इसे देखा। वह उन्हें बचा सकता था, लेकिन वे बहुत दूर थे। बैंग! जैसे ही कैंची पास पहुंची, जमीन से एक हरी छाया निकली और धुंध के बीच कोकुनों के सामने पहुंच गई। फिर उसने एक लाल हाथ से हवा में झपट्टा मारा और कैंची के रास्ते में कई पंजे के निशान छोड़े, उसका रास्ता रोकते हुए। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने सोचा कि यह सिल्वर विंग नाइट फाइंड है, लेकिन जब रोशनी फीकी पड़ी तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हरी छाया का सिर भेड़िए का था, शरीर मानव का था और आंखें लाल थीं। ये पहले का विशाल कॉप्स वुल्फ था, लेकिन इसने किसी अज्ञात विधि से मानव रूप ले लिया था। अब ये स्पष्ट दुर्भावना के साथ काले वस्त्र पहने महिला को घूर रहा था। लेकिन जायन ने विशेष रूप से ये देखा कि अम्ब्रा यिनहॉज गायब हो गया था। क्या ये भूमिगत हो सकता है या कहीं और छिप गया? जैसे जैसे ये विचार उसके मन में दौड़ रहे थे, उसकी आंखों से नीली रोशनी टिमटिमाई और उसने नीचे की ओर देखा। उसका चेहरा चौंक से विकृत हो गया और उसने जल्दी से चिल्लाया, आपके पीछे। फिर उसने अपनी उंगली झटकी, काले वस्त्र पहने महिला की दिशा में एक नीली तलवार की रेखा छोड़ते हुए। जब उसने उसे सुना तो उसका दिल कांपने लगा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने सामने छोटे नीले ढाल की ओर इशारा करते हुए। यह एक धुंध में उसके पीछे पहुंच गई और उसने अपनी सारी जादुई शक्ति अपने ऊपर तैर रहे धार्मिक पहिए में केंद्रित कर दी। इससे चमक निकली, जिसने उसके सुरक्षात्मक बैरियर को उसकी सात रंगीन रोशनी के साथ मजबूत किया। जैसे ही उसने अपनी रक्षा मजबूत की, उसके पीछे एक सुनहरी छाया चमकी। ये सिल्वर विंग नाइट फाइंड था। वह एक विशाल परिवर्तन से गुजरा था। अब उसके शरीर पर कोई हरे बाल नहीं थे और इसके बजाय उस पर मंद सुनहरे तराजू थे। उसके चांदी के पंखों के रूप में वे अब नीली और सफेद रोशनी से चमक रहे थे। यहाँ तक कि उसकी स्पष्ट चांदी की आंखों में भी मंद सुनहरी पुतलियां थीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अब वह अपने शरीर से कोई लाश क्यूई नहीं छोड़ता था, बल्कि ऐसा लगता था मानो वह कोई क्यूई ही नहीं है, जैसे वह एक आत्मा रहित अस्तित्व हो। जैसे ही नाइट फाइंड प्रकट हुआ, उसने अपनी भुजा उठाए और वह कई गुना बढ़ गई।
उसके पिच काले पंजे सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठे, इससे पहले कि वह उस पर प्रहार करे, लेकिन छोटा नीला ढाल भी उसके पीछे जा पहुंचा था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ढाल कई गुना बढ़ गया और दृढ़ता के प्रदर्शन में शानदार चमक के साथ चमका। हालांकि नाइटफाइंड ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी सुनहरी चमकती भुजा के साथ पंजा ऐसे गुजरा मानो वह मौजूद ही नहीं है और महिला के सुरक्षात्मक बैरियर की ओर बढ़ गया। फिर एक स्पष्ट विस्फोट की आवाज सुनाई दी। चमकते हुए पंजे एक क्षण के लिए कान पे और फिर सुरक्षात्मक बैरियर को फाड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गए। मांस फटने की आवाजों के बाद पंजे ने महिला की छाती में प्रवेश किया और उसका दिल नष्ट कर दिया, पूरी तरह से भेदते हुए। इस दृश्य को देखकर जायन का दिल डूब गया। जैसे ही लाश उसके पास पहुंची तो आपत्ति अपरिहार्य थी। तभी उसकी नीली तलवार की क्यूई दूरी से पहुंची, लेकिन नाइटफाइंड ने बस अपने पंखों की एक साधारण लहर के साथ रोशनी ने आसानी से तलवार की क्यूई को अवशोषित कर लिया। हालांकि जायन की कार्रवाइयां व्यर्थ नहीं गई थीं। हमले ने महिला को खुद को बचाने का एक अवसर दिया था। उसके सिर के मुकुट से लाल रोशनी चमकी, उसके बाद 1 इंच आकार की तलवार पकड़े हुए उसका नासन सोल प्रकट हुआ। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये तुरंत 30 मीटर दूर एक चमक में चला गया। उसके चेहरे पर आतंक के भाव थे। कई और टेलीपोर्टेशन के बाद वह एक सफल भागने में कामयाब रहा। सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया और महिला की लाश को फेंक दिया और फिर से गायब हो गया। फिर नासन सोल के बगल में एक मंद छाया प्रकट हुई और उसने धूसर धागों का एक जाल थूका, जो एक बार फिर टेलीपोर्ट करने का प्रयास कर रहे नासन सोल को पकड़ लिया। कृपया मुझे बचाओ, उसका नासन सोल ने जोर से चीखा और जाल को काटने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन शरीर के बिना वह शक्तिहीन थी और उसका प्रहार वापस खड़ा हो गया। नाइटफाइंड ने महिला को एक और मौका नहीं दिया। उसने नासन सोल की ओर हाथ बढ़ाया और एक धूसर हाथ प्रकट हुआ, उसे जाल से बाहर निकालते हुए। फिर एक चमक में 1 फुट लंबा धूसर कोकून आकार लेकर हवा में तैरने लगा। जब नाइटफाइंड की आकृति पूरी तरह से दिखाई दी तो उसने अपनी नजर कोकून से हटाकर जायन पर डाली और एक ठंडी हंसी हंसी। मुझे लगा कि तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उतने त्यागी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। शांत अभिव्यक्ति के साथ जायन ने उदासीनता से कहा, अगर मैं कर सकता तो मैं उसे बचाता, लेकिन क्या इससे मैं बस तुम्हारे जाल में नहीं फंस जाता? तुम अब उस विशाल जाल को हटा सकते हो। तो ये संयोग नहीं था कि तुम मेरे भ्रम के माध्यम से देखने में सक्षम थे, नाइटफाइंड ने कुछ आश्चर्य के साथ उच्चारण किया। उसके 30 मीटर ऊपर एक विशाल धूसर जाल प्रकट हुआ। यह अज्ञात था कि उसने किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करके इसे इतनी बढ़िया तरीके से छिपाया था। अगर जायन के अच्छी तरह से विकसित ब्राइट साइड स्पिरिट आइज न होते तो वह इस तरह के एक दुष्ट जाल के माध्यम से देखने में सक्षम नहीं होता। लेकिन भले ही उसने जाल का पता न लगाया होता, तब भी वह संभवतः कार्रवाई नहीं करता। सिल्वर विंग नाइटफाइंड का नया रूप वास्तव में अजीब था। उसकी हवा गति तकनीकें बहुत अधिक शक्तिशाली थीं, मानो उसने हवा के प्रवाह को छिपाने के चरण को प्राप्त कर लिया हो। अगर आत्मा आंखें न होती तो वह उसका कोई भी निशान पता नहीं लगा पाता था। इसके अतिरिक्त उसका हाल का प्रहार काले वस्त्र पहने महिला की रक्षा को आसानी से भेदने में सक्षम था, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। राक्षस ने ठंडी आवाज में नाक भान सिकुड़ी और अपना हाथ उठाया, कॉप्स वुल्फ को बुलाते हुए। ये तुरंत उड़ा और पलक झपकते ही नाइटफाइंड के बगल में पहुंच गया। फिर उसने जायन को दुष्टतापूर्वक घूरा। हालांकि नीचे से एक गर्जन सुनाई दी और वीपिंग सोल बीस्ट ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन में अपनी छाती पिटी। अपनी अंतिम लड़ाई में वीपिंग सोल बीस्ट जायन के आदेशों के अनुसार स्थिर रहा था। ये केवल लड़ाई को देखने में सक्षम था और अपनी निष्क्रियता पर दबाव महसूस करता था। अब जब कॉप्स वुल्फ पहुंचा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शक्ति प्रकट कर दी। भेड़िया ने तुरंत आतंक का भाव प्रकट किया और वीपिंग सोल बीस्ट की निगाह के सामने डर के मारे सिकुड़ गया। जब सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने यह देखा तो उसने उदासीनता से एक धूसर मोती थूका। फिर उसने इसे कॉप्स वुल्फ के मुंह में फेंक दी। जैसे ही उसने इसे निगल लिया, उसके शरीर से धूसर लाश क्यूई निकलने लगी और उसका डर दबा दिया गया। जायन ने इस अवसर का उपयोग करके काले वस्त्र पहने महिला के नीले ढाल का निरीक्षण किया। अब मालिक रहित ढाल हवा में तैर रहा था। इसकी मंद सतह पहले की तरह ही चिकनी थी। उसने इस दृश्य पर त्योरी चढ़ाई और ध्यान नाइटफाइंड के शरीर पर मंद सुनहरे तराजू की ओर मोड़ा। उसका भाव अचानक बदल गया क्योंकि उसे कुछ याद आया। फिर सिल्वर विंग नाइटफाइंड ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और एक लंबी चीख निकाली। उसका शरीर धुंधला गया और हवा में गायब हो गया। कॉप्स वुल्फ ने भी एक गर्जन के साथ वीपिंग सोल बीस्ट की ओर लाश की लपटों की एक धारा थूकी। उसने बिना किसी और विचार के पीली रोशनी का एक बादल नाक से छोड़ा। भेड़िया धुंधला गया और अपने कई प्रतियों के साथ वीपिंग सोल बीस्ट के चारों ओर घूमने लगा, धुंध को छूने की हिम्मत नहीं करते हुए। इसके अतिरिक्त, जबकि अपने छोटे आकार के कारण बहुत अधिक फुर्तीला था, लेकिन भेड़िया वीपिंग सोल बीस्ट के पास जल्दबाजी से जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
वीपिंग सोल बीस्ट ने और अधिक रोशनी छोड़ी, चतुराई से पीली धुंध को अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक बैरियर में बदल दिया, फिर अपने बड़े मुट्ठियों को एक जंगली क्रोध में इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। वीपिंग सोल बीस्ट के विशाल रूप को देखते हुए इसकी मुट्ठियां एक बड़े क्षेत्र को कवर करती थीं और इसमें बहुत अधिक शक्ति थी। अगर प्रहार होता तो भेड़िए को काफी गंभीर क्षति होती। कुछ समय के लिए दोनों जानवर एक गतिरोध में पड़ गए। इस बीच सिल्वर विंग नाइट फाइंड और जायन हवा में अंतराल पर धुंधलाते रहे। जायन की पीठ से बिजली की चापें मुड़ रही थीं और जैसे जैसे वह बिना किसी पैटर्न के स्थान बदल रहा था, गरज के बिना अंत के गरजती रहा था। एक पल में वह पश्चिम में था, फिर पूर्वी कोने में पहुंच गया। दूसरे में वह बहुत ऊपर था, फिर जमीन से केवल 10 मीटर ऊपर पहुंच गया। सिल्वर विंग नाइट फाइंड के रूप में वह एक अज्ञात तकनीक का उपयोग कर रहा था ताकि वह लगभग शरीर रहित हो सके। वह जायन की बिजली की गतियों का निरंतर पीछा करने में सक्षम था। जल्द ही जायन को मामला कठिन लगने लगा। नाइट फाइंड की हवा गति तकनीक उसकी अपनी से बहुत तेज थी और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच का अंतर केवल घटता जा रहा था। वर्तमान तक नाइट फाइंड उतनी ही जल्दी पहुंच रहा था जितनी जल्दी वह प्रस्थान कर रहा था। जब जायन की आकृति एक बार फिर धुंधलाई तो उसने तुरंत रवाना नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने सामने स्नो क्रिस्टल पल की ओर इशारा किया और इसे घुमाया, जिससे तुरंत उसके चारों ओर बैंगनी लपटों का एक सागर छोड़ दिया। फिर उसने अपनी दर्जनों छोटी सुनहरी तलवारों को फूट पड़ने का आदेश दिया, जिससे उसके चारों ओर 30 मीटर चौड़ा तलवार प्रकाश का एक बैरियर बन गया। इन सब का प्रबंध करने के बाद उसने 20 मीटर दूर एक जगह देखा और हवा विकृत हुई, जिसके बाद एक मन छाया प्रकट हुई। फिर बैंगनी लपटें और सुनहरा तलवार प्रकाश नाइट फाइंड के चारों ओर समा गए। जायन ने अपना हाथ उठाया और गरज बजी। एक घना बिजली का बोल्ट उसकी भुजा के चारों ओर लिपट गया, बिजली के एक अजगर की तरह बनते हुए। जैसे ही नाइट फाइंड ने महसूस किया कि क्या हो रहा है, वह चौंक गया और उसके शरीर के चारों ओर के तराजू सुनहरी रोशनी से भड़क उठे। जल्द ही सुनहरे एक चमकदार बैरियर उसके चारों ओर प्रकट हो गया। कुछ समय के लिए बहरे करने वाले विस्फोट सुनाई दिए, जैसे तलवार प्रकाश, बैंगनी लपटें और बिजली एक चौंधिया देने वाले प्रदर्शन में फूट पड़े। नाइट फाइंड के सुनहरे बैरियर को पूरी तरह से अपने हमलों में डुबो दिया। अपने पीछे गड़गड़ाती बिजली छोड़ते हुए जायन झपकते ही 60 मीटर दूर चला गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो उसने उन चमकदार विस्फोटों की दिशा में गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। अपनी तारांकन ब्राइट साइड स्पिरिट आइज तारांकन की मदद से वह उस अंधी चमक के बीच भी स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सॉर्ड्स को स्वर्ण रस और एसेंस से तपाकर अविश्वसनीय रूप से तेज बनाया गया होना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने रजत पक्ष निशाचर सिल्वर विंज नाइट फाइंड की सुनहरी बाधा गोल्डन बैरियर को घायल किया तो वे आसानी से वापस खदेड़ दी गईं। ऐसा लगा जैसे तलवारें हमला करने से पहले ही विकर्षित हो रही थीं। जहां तक तारांकन दिव्य डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग से बने अजगर का सवाल था, उसने अपने हमलों से बाधा को केवल हिला दिया, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर बैंगनी लपटें, उसकी आंखों में ठंडी चमक दमकते हुए उसने देखा कि सुनहरी प्रकाश बाधा का एक बड़ा हिस्सा धुंधली बैंगनी बर्फ से ढम गया था और वह धीरे धीरे उसे जमा रही थी। रजत पक्ष निशाचर प्रकाश बाधा के भीतर अभी भी सुरक्षित था, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बैंगनी लपटें इतनी शक्तिशाली होंगी, लेकिन चून की बर्फ उसके बजाय बाधा को जमा रही थी, इसलिए इससे बाहर निकलना आसान था। रजत पक्ष निशाचर ने अपने हाथ सुनहरी बाधा से लगाए और उसे अनगिनत किरणों से चमकाने के बाद बर्फ में एक पतला छेद बनाया। इसके बाद संपूर्ण बैंगनी बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी। तारांकन जायन तारांकन का दिल थर्राया। अपना हाथ लहराते हुए उसने अपनी सभी उड़ने वाली तलवारों को अपने चारों ओर घूमने के लिए वापस बुला लिया। जल्द ही निशाचर धुंधला गया और बैंगनी बर्फ के दायरे से बाहर पुनः प्रकट हुआ। उसने तारांकन जायन तारांकन को उस नजर से देखा जो मार डालने वाली थी और अपना हाथ उठाकर एक झपके में सोने की एक गेंद बुलाई। तब तारांकन जायन तारांकन ने अंततः बोला, मुझे अब यकीन है कि पृथ्वी और हवा की गति के अलावा आप धातु गुण मेटल एट्रीब्यूट की तकनीकों में भी सक्षम हैं। बहुत कम संख्या में संचारक इसमें सक्षम होते हैं। किंवदंती है कि तारांकन सुनहरे कवच वाले चंद्र शव गोल्ड क्लैड लूनर कॉप्सिस तारांकन ही एकमात्र ऐसे शव हैं जो इन तकनीकों में सक्षम होते हैं। क्या ये संभव है कि आप पहले से ही विकसित होना शुरू हो चुके हैं? ऐसा कहते हुए तारांकन जायन तारांकन ने निशाचर के शरीर पर मौजूद धुंधले सुनहरे तराजू स्केल्स पर लंबी नजर डाली। निशाचर तारांकन जायन तारांकन के सवाल से कुछ हद तक हैरान था, लेकिन जल्द ही वह खिसियाया और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, मैंने 10,000 साल पहले अपना विकास शुरू किया था। अगर तुम सभी ने शुरुआत में मिलकर मुझसे लड़ा होता तो शायद तुम्हारे पास मौका होता, लेकिन अब तुम अकेले हो, तूफान के सामने खड़ा एक पेड़।
रजत पक्ष निशाचर ने अपने पंखों को हल्के से लहराया और उनका भेष उतार दिया, जिससे उनका धुंधला सुनहरा रंग प्रकट हो गया। फिर एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा हेवनली चीख फूट पड़ी, जिससे उन्हें कैद करने वाली प्रकाश बाधा भी हिल गई। तारांकन जायन तारांकन ने उस सनसनी को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा उससे भी मजबूत थी जो उसने देर नसेंट सोल, लेट नासेंट सोल संचारकों से अनुभव की थी। यहाँ तक कि तारांकन दक्षिणी आकाश क्षेत्र हेवनली साउथ तारांकन के 3 महान संचारक भी इसकी तुलना में नहीं ठहरते थे। इस दबाव के करीब एकमात्र वे 2 बड़े देव एल्डर डेविल्स होंगे, जिनसे उसकी मुलाकात तारांकन शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली तारांकन में हुई थी। आंतरिक रूप से हैरान होने पर भी तारांकन जायन तारांकन ने शांत चेहरा बनाए रखा और जांचने के लहजे में कहा, भले ही आप विकसित होना शुरू कर दिए हों, लेकिन आप इस निराकाश स्थान में फंसे हुए हैं। चाहे आप कितनी भी देर तक संचार करें, चंद्रमा यिन सार्क मून यिन एसेंस के बिना आपका विकास पूरा नहीं होगा। अधिक से अधिक आप धातु गुण की तकनीकों का केवल थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब तक आपको धातु गुण सामग्री से परिष्कृत जादुई उपकरण और खजाने नहीं मिलते, तब तक आप उन्हें नियोजित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए तारांकन जायन तारांकन को काले वस्त्र पहने औरत की ढाल और अपनी खुद की उड़ने वाली तलवारों का ख्याल आया। उसे महसूस हुआ कि यह काफी परेशान करने वाला होगा, क्योंकि इस युग के जादुई उपकरण और खजाने लगभग हमेशा किसी न किसी प्रकार की धातु से परिष्कृत किए जाते थे। हे क्या मुझे इस मामले पर आपको ठीक से शिक्षित करना होगा। रजत पक्ष निशाचर ने बातचीत समाप्त कर दी और अपना हाथ बाहर निकालकर एक चमकदार सुनहरी रोशनी की गेंद बुलाई। फिर उसने अपना दूसरा हाथ हवा में ऊपर उठाया और पत्थर के स्तंभों में जंजीरों से बंधे सूखे शवों की ओर धूसर प्रकाश की किरणें छोड़ीं। पल भर में किरणें बिना किसी निशान के कई शवों में प्रवेश कर गईं। तारांकन जायन तारांकन इसे रोकने में असमर्थ रहा और उसका दिल डूब गया। उसे पता था कि मामला काफी गंभीर था। गूंजती आवाजों के साथ सभी जंजीरें जमीन पर गिर गईं। मुक्त हुए सूखे शवों ने अपनी गहरे हरे रंग की आंखें खोलीं और फिर तारांकन जायन तारांकन की ओर कई अस्थिर कदम उठाए। जब शव रुक गए तो वे सब भावनाओं के बिना तारांकन जायन तारांकन को घूरने लगे। घमंडी ठट्ठे के साथ खड़े होकर निशाचर ने प्रभावशाली ढंग से कहा, ये अवतार तारांकन घोर शव ऊर्जा बेलफुल कॉप्सची तारांकन से परिष्कृत किए गए हैं। जीतने का आपके पास कोई मौका नहीं है। अगर आप आज्ञाकारी होकर अपना जीवन सौंप देते हैं तो शायद मैं आपको आपकी आत्मा के परिष्कार के दर्द से छुटकारा दे दूं। तारांकन जायन तारांकन ने अपने चारों ओर के सूखे शवों को चुपचाप देखा और अंततः एक लंबी आह भरी। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि इस खजाने का उपयोग करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आप सिर्फ बदकिस्मत हैं या मैं हूं। ऐसा बड़बड़ाते हुए तारांकन जायन तारांकन ने अपनी कमर से लटकते एक विशेष रूप से सुंदर भंडारण थैले को थप्पड़ मारा। हवा का झोंका बहा, उसके बाद उसके चारों ओर एक मुट्ठी भर रोशनी की गेंद उड़ती हुई उसके हाथ में गिर गई। तारांकन ट्रिफ्लेम फैन तारांकन पंखों से बना था, कई इंच बड़ा और सुनहरे चांदी और लाल रंग का था। इसकी सतह पर ताबीज के निशान और आत्मा पैटर्न कई परतों में घने थे, जिसके परिणामस्वरूप इसकी आध्यात्मिक आभा के रंग में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था। जब इनमें से कई निशान एक साथ प्रकट हुए तो यह एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था। उसी क्षण रजत पक्ष निशाचर ने अपनी तकनीक का जाप पूरा कर लिया था और पहले हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। एक चिल्लाहट के साथ उसने हवा में अपने हाथ से प्रकाश की गेंद छोड़ दी। जैसे ही यह भूमि, इसने हर दिशा में सुनहरी किरणें छोड़ीं। जब ये प्रकाश की किरणें निकलीं तो वे तुरंत सुइयों का रूप लेकर गेंद के चारों ओर एक बार भूमि और फिर तारांकन जायन तारांकन के सिर की ओर भागीं। सुनहरी रोशनी हवा को भर दिया और बारिश की तरह तारांकन जायन तारांकन पर आ गिरी। हालांकि तारांकन जायन तारांकन ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। सूखे शवों ने भी एक साथ अपने हाथ उठाए और अनगिनत तारांकन घोस्टफाइंड थ्रेड्स तारांकन इकट्ठा करके जमीन के पास बुन दिए। पल भर में उसके नीचे एक विशाल जाल अचानक प्रकट हुआ और उसे फंसाने के लिए चला गया। इस तरह के विशाल जाल में घोर ऊर्जा की आश्चर्यजनक मात्रा थी। सामान्य संचारक इस तरह की भारी घोर ऊर्जा के पास जाने से अपनी जादुई शक्ति और शरीर पर नियंत्रण खो देते, लेकिन चूंकि तारांकन जायन तारांकन का शरीर पहले भी घोर ऊर्जा से प्रभावित था और तारांकन ब्राइट जेड आर्ट्स तारांकन से तपाया गया था, इसलिए इसने उस पर कोई असर नहीं किया। फिर भी जाल ने इतने बड़े वेग से उसे घेर लिया कि तारांकन जायन तारांकन भी हैरान रह गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपने हाथ जोड़कर एक झपके में तारांकन ट्राइफ्लेम फैन तारांकन को 1 मीटर के आकार तक बढ़ा कर दिया। पंखे को एक हाथ से पकड़कर तारांकन जायन तारांकन ने अपने शरीर की संपूर्ण जादुई शक्ति इसमें केंद्रित की और दृढ़ता से उसे लहराया। जो हुआ वह उसे पूरी तरह हैरान कर गया।
उसने महसूस किया कि पंखे ने एक पल में उसके शरीर की अधिकांश जादुई शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिससे वह डर के मारे इसे फेंकने के कगार पर था। सौभाग्य से पंखे ने अंततः उसकी जादुई शक्ति को अवशोषित करना बंद कर दिया और एक फीनिक्स की चीख निकाली। पंखा कांपा और एक 3 रंगी लौ उबल पड़ी, जो सोने, चांदी और लाल पंखों वाले 1 मीटर चौड़े फीनिक्स में संघनित हो गई। यह अजीब दृश्य तारांकन जायन तारांकन को हक्का बक्का कर गया। उसने मूल रूप से सुनहरी सुइयों पर पंखे को एक बार और लहराने का विचार किया था, लेकिन उसकी वर्तमान जादुई शक्ति काफी कम थी। इसके बजाय उसकी उड़ने वाली तलवारें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और हवा में तेजी से थिरकने लगी, उसके चारों ओर एक खिलते हुए कमल की छवि बनाते हुए। यही नहीं, उसने अपने ऊपर मंडरा रहे तारांकन स्नो क्रिस्टल पर्ल तारांकन पर खून का एक कौर थूका। ये हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर गहरी बैंगनी लौ छोड़ी। एक जादुई मुद्रा के नियंत्रण में गहरी लपटों ने चुस्ती से उसके चारों ओर एक चक्र बनाया और तापमान अचानक गिरने के साथ चटकने लगी। लपटें फैलकर अचानक बर्फ की 30 मीटर ऊंची दीवार बन गईं। ये बैंगनी रोशनी से चमकती थी और उसे घेरे हुए थी। उसी क्षण अनगिनत सुनहरी सुइयों ने बर्फ की दीवार पर प्रहार किया। टकराने पर सोने और बैंगनी रोशनी एक साथ चमक उठी और प्रत्येक प्रहार के साथ एक स्पष्ट रिंग निकली। सुनहरी रोशनी के टुकड़े दीवार को रोशन करते थे और इसमें कई इंच गहरे छेद कर देते थे, लेकिन हमलों की लगातार लहरों के खिलाफ ये दृढ़ बनी रही। जबकि दीवार केवल 3 मीटर मोटी थी, नुकसान ने पहले ही 1 फुट का हिस्सा काट दिया था, जिससे तारांकन जायन तारांकन चिंतित हो गया। हालांकि तारांकन जायन तारांकन इसे नहीं जानता था, लेकिन निशाचर भी काफी हैरान था। हालांकि उसकी सुनहरी सुइयां धातु गुण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिष्कृत की गई थीं, लेकिन वे अपूरणीय सामग्री से नहीं बनाई गई थीं। वे उस अज्ञात धातु के एक टुकड़े से धीरे धीरे परिष्कृत की गई थीं, जो उसने बहुत समय पहले पाई थी। कई हजारों सालों तक शव लपटों में तपाए जाने के बाद उनकी शक्ति काफी महत्वपूर्ण थी। वे अन्य सुई प्रकार के जादुई खजानों की तुलना में कहीं अधिक भेदन करने वाली थीं। अब जब उसके भारी हमले का प्रभावी प्रतिरोध हो रहा था, तो वह दंग रह गया। अभी अभी उसने सुनहरी रोशनी से बैंगनी बर्फ का एक टुकड़ा तोड़ने में कामयाबी पाई थी। जाहिर है, रजत पक्ष निशाचर यह नहीं जानता था कि तारांकन जायन तारांकन ने अपने खून के सार के साथ जो लपटें बुलाई थी, वे साधारण तारांकन पर्पल एपेक्स फ्लेम्स तारांकन नहीं थीं, बल्कि ये बर्फ की लौ का एक धागा था जिसे उसने स्नो सोल पिल्स लेने के बाद स्नो क्रिस्टल पल की सहायता से शुद्ध किया था। चूंकि इन लपटों की ठंडक उसकी साधारण पर्पल एपेक्स फ्लेम्स से तुलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए इन्हें नियंत्रित करने के लिए भी काफी जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार तारांकन जायन तारांकन को खून के सार का सहारा लेना पड़ा। फिर 3 रंगी फीनिक्स ने उसके नीचे विशाल धूसर जाल पर प्रहार किया। विशाल जाल चमका और फीनिक्स को पकड़ने के लिए बुथा धागों का एक समूह छोड़ा, जो तुरंत उसे दृश्य से एक सघन झड़ में ढक गया। आने वाले हमले को देखते हुए फीनिक्स ने एक मधुर चीख निकाली और हवा में एक बार चक्कर लगाया, अपने चारों ओर रहस्यमय प्रकाश के घेरे छोड़ते हुए। फिर 3 रंगी रोशनी लगातार उन घेरों के भीतर से चमकती रही, एक शानदार प्रदर्शन में गहरे रंग के ताबीज अक्षरों के साथ फूट पड़ी। जब बुथा धागे उन घेरों में प्रवेश करते हैं, तो एक अविश्वसनीय घटना घटती है। 3 रंगी फीनिक्स के प्रकाश के घेरों के भीतर घोस्टफाइंड थ्रेड्स की विशाल बौछार कांपने लगी और फिर धुएं की पतली लकीरों में वाष्पित हो गई। उसी क्षण 3 रंगी फीनिक्स ने अपना असली हमला शुरू किया और अपने पंख फैलाकर एक विशाल अग्निगोले में बदल गया। इसके चारों ओर के प्रकाश के घेरे एक क्षण के लिए स्पंदित हुए और अचानक चारों ओर अपना आकार बढ़ा लिया। घोस्टफाइंड धागों की विशाल जाल के भीतर सुनहरे, लाल और चांदी के प्रकाश का एक पहिया आकार लेने लगा। विभिन्न आकारों के ताबीज अक्षर इसके चारों ओर घूम रहे थे, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से गहरा और भव्य था। यह मनमोहक दृश्य जायन और रजत पक्ष निशाचर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रंगीन चमक की छटा के तहत प्रकाश का विशाल पहिया एक धड़के में अदृश्य हो गया। इसके तुरंत बाद 100 मीटर चौड़ा घोस्टफाइंड धागों का जाल भी गायब हो गया। रजत पक्ष निशाचर अविश्वास की खाली अभिव्यक्ति के साथ अनजाने में अपने पंख झपकाने लगा। उस विशाल जाल में उसकी अब तक की खेती की लगभग सारी घोर शव ऊर्जा बेलफुल कॉप्स चीक शामिल थी। अब उसके पास अपने शव अवतारों कॉप्स इनकार्नेशंस को नियंत्रित करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त ऊर्जा बची थी, और वे किसी भी महत्वपूर्ण हमले में सक्षम नहीं थे। पंखे की एक लहर ने उसके अनगिनत वर्षों की समर्पित खेती को नष्ट कर दिया। इसकी अपार शक्ति को देखते हुए अगर वह उस 3 रंगी प्रकाश के पहिए में फंस जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। प्रकाश के पहिए की लपटों ने अजीब तरह से तापमान में कोई बदलाव नहीं किया। यह अन्य सांसारिक नियमों के तहत संचालित हो रहा था, उस ब्रह्मांडीय शक्ति तक पहुंच बनाते हुए जो केवल देवता परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन संचारकों को ही होनी चाहिए।
हालांकि उसने कभी भी एक सच्चे तारांकन सुनहरे कवच वाले चंद्रश्रव गोल्ड क्लैड लूनर कॉर्प्स तारांकन के स्तर के संचारकों से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उसने इस दुनिया में अनगिनत साल बिताए थे। हाल के प्रहार में ब्रह्मांडीय शक्ति की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन रजत पक्ष निशाचर में डर पैदा करने के लिए यह पर्याप्त थी। उसके हाथ में कौन सा खजाना है और यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? अपनी खेती को देखते हुए अगर उसके पास उपयुक्त शीर्ष गुणवत्ता वाले खजाने मौजूद होते तो वह इस हमले की दया पर पूरी तरह से नहीं होता। लेकिन जब से उसे चेतना प्राप्त हुई है, वह जादुई स्पेल गठन स्पेल फॉर्मेशन में फंसा हुआ है और उसे ऐसे खजाने को परिष्कृत करने का अवसर कभी नहीं मिला। अगर गुफा में प्रवेश करने वाले संचारक न होते तो वह उन्हें शव पिशाच अवतारों में नहीं बदल पाता और उसकी गतिविधियां अपार रूप से प्रतिबंधित होती। हालांकि उसने जिन संचारकों को मारा था उनसे उसे खजानों का एक बड़ा संग्रह मिला था, लेकिन तारांकन ईविल मून मिरर तारांकन के अलावा उसमें से कोई भी उसकी नजरों को आकर्षित नहीं कर पाया। केवल एक खजाना स्वीकार्य गुणवत्ता का था। उसने इस पर बहुत समय और प्रयास लगाया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कई अनन्य क्षमताएं थीं, जैसे कि तारांकन जायन तारांकन द्वारा दर्पण को नष्ट कर दिया गया था, जिसने निशाचर को क्रोध के झटके में डाल दिया था। वर्तमान में सुनहरी सुइयों के अनंत हमलों ने तारांकन जायन तारांकन की बर्फ की दीवार का लगभग आधा हिस्सा नष्ट कर दिया था। इन परिस्थितियों में तारांकन जायन तारांकन के मन में केवल एक बात आई। उसने अपने भंडारण थैले पर थप्पड़ मारकर एक छोटी बोतल बुलाई और अपने मुंह में तारांकन मिरियड ईयर स्पिरिट मिल्क तारांकन की एक बूंद डाल ली। अपनी नसों मेरिडियंस में प्रचुर जादुई शक्ति के प्रवाह के साथ तारांकन जायन तारांकन ने बोतल को अलग रख दिया और दूर खड़े निशाचर को ठंडी नजरों से घूरा। उसने पंखे को एक बार फिर कसकर पकड़ा और अपने हाथ में घुमाया। पंखे से चमकदार रोशनी खिल उठी और चमकते हुए ताबीज अक्षर टिमटिमाने लगे। इस बार तारांकन जायन तारांकन ने उसका सफाया करने की योजना बनाई थी। सौभाग्य से रजत पक्ष निशाचर इस क्षेत्र में प्रतिबंधित था और भाग नहीं सकता था। हमला चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह लग नहीं जाता तो कोई मतलब नहीं था। निशाचर के चेहरे पर आतंक साफ झलक रहा था। पंखे के हालिया हमले के दायरे और उन्हें घेरने वाली प्रकाश बाधा के सीमित क्षेत्र को देखते हुए उसके पास हमले का प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मन में शाप बकते हुए निशाचर ने दांत पीसे और हवा में तैर रही सुनहरी प्रकाश गेंद की ओर इशारा किया। ये तुरंत प्रकाश की किरणें छोड़ना बंद कर दी और एक झटके के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गई। फिर उसके शरीर के चारों ओर चमकती हुई सुनहरी रोशनी की एक परत उभर आई। उसी क्षण उसके मुंह से काली शव ऊर्जा कॉप्स ची का एक बादल निकला जो अजीब तरह से स्याह रोशनी के साथ चमकती थी और जल्द ही उसकी सुनहरी प्रकाश बाधा के साथ विलीन हो गई। जब तारांकन जायन तारांकन ने ये देखा तो वह ठंडे हाहाकार करके हंसा और अपनी शरीर की संपूर्ण जादुई शक्ति पंखे में डालने लगा, लेकिन अचानक उनके नीचे का जादुई स्पेल गठन स्पेल फॉर्मेशन हिंसक रूप से कांपने लगा। पूरी प्रकाश बाधा धूसर रोशनी की एक झिलमिलाहट के साथ लहराई और फिर गायब हो गई। इस अचानक हुई आश्चर्यजनक घटना ने तारांकन जायन तारांकन को रुकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, स्पेल गठन के आसपास की धरती टूटने लगी और नीचे से अंधी प्रकाश छोड़ने लगी। जमीन में लगभग 100 आध्यात्मिक पत्थर स्पिरिट स्टोन्स जड़े थे और वे मूल गठन के साथ मिलकर एक पूरी तरह से नया गठन बनाने लगे। ये है तारांकन जायन तारांकन को अभी पता चला कि यह क्या था। एक विशाल टेलीपोर्टेशन गठन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सक्रिय हो रहा था। इससे उसका दिल बैठ गया। कौन जानता था कि यह उसे कहां ले जा सकता था। उसने अपनी बर्फ की दीवार और बिजली को वापस बुलाया जो गरज उठी और तुरंत टेलीपोर्टेशन की सीमा से भागने के लिए चला गया, लेकिन तारांकन जायन स्पष्ट रूप से बहुत देर कर चुका था। तारांकन गठन अचानक गुंजने लगा और सफेद प्रकाश स्पेल गठन के केंद्र से शुरू होकर सैकड़ों मीटर तक फैल गया। जब प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ा तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। तारांकन जायन तारांकन, रजत पक्ष निशाचर और अन्य संचारक पूरी तरह से गायब हो गए थे। किसी को यह नहीं पता था कि तारांकन ग्रेट जिन तारांकन में 3 अन्य दुर्लभ ज्ञात स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ था, जो सभी अज्ञात और खतरनाक राक्षसों को कैद किए हुए थे। तारांकन ये कबीले तारांकन के उच्च गुणवत्ता वाले संचारक तारांकन नंजैंग तारांकन में एक छोटी झील के ऊपर एकत्रित थे और वर्तमान में घबराए हुए थे। चौकोर चेहरे वाले मध्यम आयु वाले संचारक ने एक बूढ़े व्यक्ति के कपड़ों को पकड़ लिया था। राख के रंग के चेहरे के साथ उसने चिल्लाकर कहा, क्या हो रहा है? क्या हमने लगाए गए स्पेल गठन मुहर के विनाश के दृश्य को छिपाने के लिए नहीं थे? क्या उनमें कुछ गड़बड़ी है या वे बस सक्रिय नहीं हुए? कई हजार किलोमीटर के भीतर के सभी संचारक ये देख सकेंगे कि क्या हो रहा है। अनगिनत संचारक यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और इसका परिणाम हमारे पूरे कबीले का विनाश होगा।
उसके पीछे ये कबीले के अन्य संचारक विशेष रूप से गंभीर दिख रहे थे। छोटी झील के केंद्र में आंखों तक आकाश में जाती हुई सफेद पिल्लर का 100 मीटर चौड़ा स्तंभ था। इसके चारों ओर 6 अन्य विभिन्न रंगों की रोशनियां थीं। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो मोहर को भंग करने के लिए जिम्मेदार स्पेल गठन ग्रैंड मास्टर था, घबराया हुआ महसूस करते हुए बोला, मुझे नहीं पता। मैंने कल स्पष्ट रूप से छिपाने वाले गठनों की जांच की थी और आज सुबह अपने शिष्यों को इसे सक्रिय करने का आदेश दिया था। दूसरे भाई, भतीजे लॉन्ग, नेफ्यू लॉन्ग को छोड़ दो। उसने मोहर को भंग करने में सूक्ष्म प्रयास किया है। जल्दी, यदि वे निष्क्रिय हैं तो छिपाने वाले स्पेल गठनों को सक्रिय करो। अगर कोई गलती है तो तुरंत इसे ठीक करो। अगर हम जल्दी मुद्दों को हल कर सकते हैं तो बदतर हालत में हम आसपास के 1000 किलोमीटर में सभी संचारकों को मारकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिसने बोला वह अपनी 30वीं में एक कन्फ्यूशियन विद्वान था। उसने सफेद पोशाक और निर्दोष त्वचा पहनी थी, लेकिन उसके शब्द पूरी तरह से निर्दयी थे। जैसे ही यह कहा गया, चौकोर चेहरे वाले संचारक ने तुरंत बूढ़े आदमी को छोड़ दिया। फिर कन्फ्यूशियन विद्वान ने ये कबीले के अन्य बड़ों की ओर इशारा किया और उन्होंने झुककर उसके आदेशों का पालन किया, जी ग्रैंड एल्डर। और वे तुरंत चले गए। आदेश देने के बाद विद्वान ने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर पूछा, छिपाने वाले स्पेल गठन बिगड़ गए हैं, लेकिन मोहर के विनाश का क्या होगा? विद्वान की भावना शून्य आवाज से बूढ़ा आदमी कांपने लगा। उसने आदरभाव के साथ जवाब दिया, ग्रैंड एल्डर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तारानकन कुनवु पर्वत, कुनवु माउंटेन, तारानकन पर मोहर पहले ही फटने लगा है और केवल कमजोर होता जा रहा है। लगभग 1 साल के समय में पूरा मोहर गायब हो जाएगा। युवा विद्वान ने उदासीनता से कहा, हाँ, ये काफी होगा। तुरंत निम्न गुणवत्ता वाले शिष्यों को इकट्ठा करो और प्रस्थान की तैयारी करो। जहां हमने योजना बनाई थी वहां खुद को छिपाओ। अगर कोई भी उस 1 साल में खुद को प्रकट करने की हिम्मत करता है तो उसे कबीले की सजा का सामना करना पड़ेगा। बूढ़े आदमी का दिल एक बार फिर यह सुनकर कांप गया और उसने जल्दी से आदेश स्वीकार कर लिया। फिर वह जमीन पर उतर गया और दृश्य से बाहर चला गया। अन्य संचारकों ने इस बिंदु पर अपना आत्मनियंत्रण फिर से प्राप्त कर लिया था और शांति से हवा में तैर रहे थे। छिपाने वाले स्पेल गठनों का स्थान बहुत दूर नहीं था और नासेंट सोल संचारकों की गति को देखते हुए उन्हें वापस आने में केवल एक संक्षिप्त क्षण लगा। जांच करने गए ये कबीले के एक बड़े ने क्रोध और अलर्म के भाव के साथ वापसी की। ग्रैंड एल्डर, छिपाने वाले गठन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और जिन शिष्यों ने उन्हें प्रबंधित किया था वे बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। जब ये कहा गया तो विद्वान का चेहरा धंस गया और उसकी आंखों से एक ठंडी चमक निकली। जब अन्य संचारकों ने ये सुना तो वे दहशत में आ गए।